हेलो मेरे यूपी बोर्ड के यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बच्चों जोरों के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो इस समय बच्चों हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की बच्चों ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, यानी क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री 2025। ठीक है, यानी अगर आप लोग केमिस्ट्री का पेपर 2025 यूपी बोर्ड में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम बताएंगे आप लोगों को संपूर्ण किताब के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी जो बच्चों ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बच्चों संपूर्ण किताब के हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो इनको आप लोगों को अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं उसमें ज़रूर से ज़रूर इनको मेंशन कर लेना है और इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है और अपनी तैयारी को दोगुनी तरीके से करना है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि अब वो समय नहीं बचा जब हम कचड़ा चीज़ें पढ़ते थे। अब हमको कचड़ा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और हमको बच्चों पढ़ना है संपूर्ण किताब के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम लोगों को बढ़ना है। बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे ऑल सब्जेक्ट का, यानी जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास 12th के, बायोलॉजी भी लेकर, ठीक है, ये नहीं कि आप लोग मैथ सोचे तो सर बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, तो बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो पे पढ़े हैं, बाकी हम आगे लाते रहेंगे। ठीक है, जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम अच्छे तरीके से सोएंगे नहीं, ना ही बैठेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट है बच्चों, सब बच्चों को दिलाने का 95%। ठीक है, सब बच्चों को लगभग 95% टारगेट है। तो ऐसा है नहीं कि आपके 85%, 75%, बहुत ज़्यादा कमजोर बच्चा है 70% ना आ जाए। ठीक विद्यार्थियों, तो बच्चों आपको जो ये 15 महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके 70 में से 70 नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये प्रश्न हर वर्ष आते हैं और इस वर्ष भी आएंगे, बिल्कुल 100% मेरी गारंटी है ना विद्यार्थियों। तो ये रहा बच्चों पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। ठीक है, शायद बहुत बच्चों को ये प्रश्न के बारे में पता भी हो और बहुत बच्चे इसको जानते भी हो, है ना। तो ये बच्चों हमारा जो प्रश्न है वो कितना प्यारा प्रश्न है, यानी कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को जरूर से जरूर कर ले जाएंगे, है ना। अगर आप लोग भूल भी गए तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, है ना विद्यार्थियों। तो मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, मोलरता क्या होती है उसके परिभाषा को लिखना है और आप उसका उदाहरण देना है। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। तो बच्चों ये प्यारी प्यारी सी डिफिनेशन आप लोगों को लिख देनी है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस डिफिनेशन के अलावा आप लोगों को और भी कोई डिफिनेशन याद किए हैं तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता तो इससे आप लोग मिलता जुलता भी आप लोग लिख सकते हैं। तो कह रहा है उदाहरण सहित समझाइए, तो यानी उदाहरण इसका लेके आए, जैसे लिखिए या तो आप उदाहरण लिखिए। ठीक है, या तो उदाहरण आपको याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद हो जाए तो आप लोग एकदम से इसको रट लीजिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। ये बच्चों इसका प्यारा प्यारा उदाहरण है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि बच्चों ज़्यादा डीपली तरीके से हम इसको नहीं आपको समझा सकते, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। अगर हम इसको डीप में पढ़ाने लगे तो बच्चों काफ़ी टाइम निकल जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मोल प्रभाज्य से आप क्या समझते हैं। सीधा 2 नंबर में पूछा जाता है, मोल प्रभाज्य से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, देखते हैं कैसे लिखेंगे आप लोग। एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुताप इसमें लिखा है, अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे क्या है, अनुपात। ठीक है, अनुपात के बराबर होता है। यही बच्चों मोल प्रभाज्य का जो है हमारा डिफिनेशन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को दूसरा भी याद है तो आप इसके बजाय दूसरा भी लिख सकते हैं, नहीं याद तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग फेयर बना रहे हैं उसमें इसको मेंशन कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बच्चों चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, परासरण क्या होता है तथा परासरण दाब का व्यंजक लिखिए। बच्चों आप लोगों ने नाम तो सुना होगा परासरण। ठीक है, जल के अणुओं की गति जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
हो तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक है, उसे परासरण यानी क्या, उसमें क्या हो, जो अणुओं की जो गति होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे लगा दिए गए और यहाँ पे कोई विलयन भर दिया गया और ये विलयन इस विलयन पे अगर जाएगा तो ये जो झिल्ली लगेगी अर्धपारगम झिल्ली, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अगर हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं। परासरण दाब के लिए व्यंजक जो होता है बच्चों वो होता है पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी, अथवा में और लगा के आप पी बराबर CRT लिख सकते हैं। बच्चों ये व्यंजक एक आए कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ के जब हमारा प्रश्न यही पूछा जाता है परासरण क्या होता है, तो आप लोग सीधा इसको, अगर आप लोग थोड़ा बड़ा जानते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा। बच्चों इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो मैं न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो ला दूंगा जिसमें ऑल न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंकेल दोष से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसको देखिए, आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह फ्रेंकल दोष कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोगों को लिख देना है, 2 नंबर आपका एकदम से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम 5 नंबर वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक विद्यार्थियों, अब देखिए इसको, इसको आप लोग इसको देखिए, है ना। साटकी दोष से क्या तात्पर्य है, तो क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयतन की कमी होती है जिसके कारण उसमें कुछ छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, साटकी दोष कहलाता है। ठीक विद्यार्थियों, तो हमारा 5 प्रश्न हो गए। अब बच्चों हम चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर, जो कि बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो बच्चों हमारा प्रश्न जो है वो है निर्दिष्ट समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, निर्दिष्ट समीकरण क्या होता है, आप लोगों ने प्यारे विद्यार्थियों नाम तो सुना ही होगा। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण निर्दिष्ट समीकरण कहलाती है। ठीक विद्यार्थियों, तो यही होता है निर्दिष्ट समीकरण। तो आप लोगों के 2 नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी बच्चों मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को आज बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप गेस में देख लीजिए, चाहे तो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, चाहे तो आप अनसॉल्व्ड किसी भी प्रकार के लिए आए उसमें देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा और इन प्रश्नों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही प्यार के साथ आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहा विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके लक्षण लिखिए। ठीक है, इनके लक्षण लिखिए। तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, ठीक है, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी बच्चों प्राप्त होती है उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने इसके लक्षण नहीं लिखे, तो आप लोग इसके लक्षण खुद बताइए। अगर आप लोगों को आता है तो प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइए। अगर बच्चों आप लोगों को नहीं आता है तो उसको जब आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर में नोट्स में आप लोग उसको मेंशन करेंगे तब आप लोग उनके लक्षणों को जरूर से जरूर लिख लेना। ठीक विद्यार्थियों, अब बच्चों चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए यार ज्यादा। ठीक है, अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जो हमारा 8वां प्रश्न है बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है बच्चों, 5 नंबर में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी कारकों का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लिखेंगे कैसे, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखेंगे। जब धातु की पत्ती, ठीक है, जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के संक्षेप धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की पत्ती एवं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, आप लोग ज्यादा नहीं 3 से 4 बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही आसानी से प्यारे प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, तो बच्चों चलते हैं इसका जो हम देख लेते हैं, क्या इसमें क्या कह रहा था इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, विलयन की सांद्रता, ठीक है, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी यही 3 जो है कारक हैं जो इसको इलेक्ट्रोड विभव को बच्चों प्रभावित करते हैं, है ना।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो बच्चों इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांस है किसी ना किसी सेट पे ये दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग बच्चों इसको जानते भी होंगे। अगर आप लोग बच्चों, जो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख के लाए हूँ, अगर आप लोग कुछ भी परिभाषा याद किए हैं तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप लोगों ने जो परिभाषा याद किया है उसको आप लोग गलत ठहराएंगे, तो कोई भी इसको गलत ठहराने वाला नहीं है। अगर कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसके बारे में जो भी टूटा फूटा आप लोगों को आता है तो आप लोग विद्यार्थियों उसको भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है ना, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे मतलब घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया आ गई तो बच्चों आप लोगों को इसको लिख देना है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया बच्चों जिसकी जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग बच्चों प्यारा प्यारा उदाहरण दे देना। उदाहरण देने से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि एग्जामिनर ये सोचता है कि नहीं, बच्चे ने पूरे साल अच्छे से तैयारी की है तभी वो उदाहरण जानता है, तो आप लोगों की जो कॉपी होती है वो अलग ही नज़र से चेक करेगा, यानी कि आपको प्यारा प्यारा नंबर देगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, द्रव स्नेही साल से आप क्या समझते हैं। बच्चों द्रव स्नेही साल से आप क्या समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसके और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, वो था द्रव विरोधी। ठीक है, द्रव स्नेही द्रव विरोधी। तो बच्चों इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, तो हमें भी इसमें आया क्या प्रश्न है, द्रव स्नेही साल से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बाद में बात करेंगे। ठीक विद्यार्थियों, उचित विलायक के साथ पदार्थ को मिलाने अथवा गर्म करने पर सुगमता से प्राप्त होने वाली ये क्या लिखा है, कोलाइडी तंत्र द्रव स्नेही कोलाइड कहलाती है या द्रव स्नेही साल कहलाता है। ठीक है, तो इसको बच्चों उदाहरण जो आपका होता है वो होता है गोंद स्टार्च। ये इसके क्या होते हैं, द्रव स्नेही साल के उदाहरण होते हैं, है ना। अब बच्चों हम चलते हैं अगले, जो हमारा अगला है। ठीक है, देखिए बच्चों मैं आपको बताया द्रव विरोधी बताया ना, तो द्रव विरोधी आपके प्रश्न आ भी गया है ना विद्यार्थियों। तो देखो 11 नंबर प्रश्न क्या है, द्रव विरोधी साल से आप क्या समझते हैं, यानी द्रव रोधी भी आता है और द्रव स्नेही भी आता है और द्रव विरोधी भी आता है। तो बच्चों देखो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, इसका उदाहरण भी हम लोग लेके आए हैं। यदि परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं होती है तो इस प्रकार के कोलाइड साल को द्रव विरोधी कहते हैं, है ना विद्यार्थियों। इसका उदाहरण बच्चों है गंधक साल। ठीक, इसका उदाहरण क्या है, प्यारा प्यारा गंधक साल। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसका प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण लिखिए, यानी उत्प्रेरण से आप समझते क्या है और इसके आप लोगों को लक्षण भी लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ऐसा कुछ डाल के जैसा आप लोग कॉपी लिखते हैं ना वैसे लिखना है। ठीक है, अपने बोर्ड परीक्षा में किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर परिवर्तित हो जाता है परंतु अभिक्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है तो इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, आप लोग क्या करेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। कह रहा उसके लक्षण लिखिए, तो बच्चों हम 2 लक्षण लिख के लाए, तो इसके आप लोग लक्षण भी आप लोगों को याद कर लेना है। और मैं जो ऐसे बना के लिखा हूं तो आप लोगों को ऐसे बना के नहीं लिखना है। ठीक है, आप लोग ऐसे बना के लिख सकते हैं, ऐसे तीर बना के लिख सकते हैं, बाकी आप लोग ऐसे बना के नहीं लिखना, ना इस कलर का यूज करना है। ठीक है भाई, आप लोग ब्लू पेन और ब्लैक पेन, ब्लू स्केच और ब्लैक स्केच का ही प्रयोग करना है पेपर में। ठीक है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में अपना भार और रासायनिक संगठन नहीं बदलता, है ना। उत्प्रेरक जी बच्चों इसके क्या हैं, लक्षण हैं। उत्प्रेरक दिख रहा ना आप लोगों को, उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया को आसान बनाता है, यानी उत्प्रेरक क्या कहता है, रासायनिक प्रतिक्रिया को आसान बनाता है। तो बच्चों ये था हमारा 12वां प्रश्न। अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 15 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। आप भाई थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। ये नहीं कि 4 घंटे की वीडियो बना दिए उल्लू बना रहे हैं। तो बच्चों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उसी को देते हैं, है ना। तो बच्चों देखो अगला जो हमारा प्रश्न है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज़्यादा प्यारा प्यारा प्रश्न है। बच्चों हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं। डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो
ये बच्चों 5 नंबर प्रश्न आता है, डी ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए, ऐसा कुछ करके प्रश्न आता है। लेकिन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको यही सेम परिभाषा उठा के अपने पेपर में लिख देना है, ठीक है। देखो उसको पढ़ते हैं और समझते भी हैं। डी ब्लॉक तत्वों को ऐसे तत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें अंतिम विभेदक इलेक्ट्रॉन अंतिम शैल के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। यानी डी ब्लॉक के तत्व यानी कि मतलब क्या होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, ठीक है। जिनमें अंतिम विभेदक इलेक्ट्रॉन अंतिम शैल के डी ऑर्बिटल पर प्रवेश करता है। आप लोग अगर 2 नंबर का है तो आप लोग इतना ही लिख देना, अगर 5 नंबर का है तो बच्चों इसके आगे भी लिख लेना है। कैसे लिखना है, अर्थात बच्चों जरूरी नहीं आप लोग इसी को लिखिए, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग जो भी पढ़े हो अपने टीचर से, अपने कोचिंग में, अपने कहीं भी पढ़ा हो, अगर आप लोग वो चीज़ याद है तो आप लोग उसको ही लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस ये कि इससे मिलता जुलता होना चाहिए। यानी कि डी ब्लॉक के तत्व बोल रहा है तो आप लोग सीधा ए ब्लॉक के तत्व लिख दें, ऐसा नहीं लिखना आप लोगों को, आप लोग डी ब्लॉक के तत्व ही लिखना है। लेकिन बच्चों अगर आप लोगों को बिल्कुल भी उसके बारे में पता ही नहीं है, अगर डी ब्लॉक का पूछा गया ए ब्लॉक का आ रहा तो आप लोग उसको भी लिख देंगे, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आएंगे प्रश्न को, ठीक है। अर्थात N1D जहां N अंतिम शैल है, इन तत्वों को अक्सर धातु गुणों जैसे कि लचीलापन और तन्यता, मजबूत विद्युत और तापीय चालकता और उच्च तन्य शक्ति द्वारा चिन्हित किया जाता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलेंगे और इसको अपने क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के पेयर में जरूर से जरूर इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बच्चों हमारा काफी ज्यादा प्रश्न है। जैसे डी ब्लॉक के तत्व हो गया तो बच्चों ये आ गया हमारा प्रश्न एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व बच्चों भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे, शायद आपके टीचर ने बताया भी हो कि बच्चों इससे प्रश्न आता है, ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके गुणों को लिखिए। ये सब सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती हैं। बच्चों ये एक बार नहीं हो रहा है, जब से प्रश्न पेपर एग्जामिनर बनाता है तभी से हो रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देता हूं कि एग्जामिनर बच्चों वही प्रश्न बनाता है जो पिछले बार रिपीट हुए हो, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नया प्रश्न का निर्माण करे, ठीक है। यानी कि बनते हुए प्रश्नों को ही हर बार देते रहते हैं। जैसे आप लोग कहते नहीं है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है, तो वही हाल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से टीचर जो होते हैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही ज़्यादातर पढ़ाते हैं और सॉल्व करवाने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो देखो एफ ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को प्यारा प्यारा लिखना है। एफ ब्लॉक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से उनके परमाणुओं के एफ ऑर्बिटल में रहता है। यानी जो हमारे डी ब्लॉक का तत्व होता है डी ऑर्बिटल में रहता है, और जो एफ ब्लॉक का तत्व होता है वो किसके एफ ऑर्बिटल में रहता है ना। इन तत्वों को परिवर्तन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, ठीक है। इन तत्वों को परिवर्तन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो निश्चित रूप से आंतरिक हैं। इनमें 2 श्रृंखलाएं शामिल हैं, ठीक है, जिनमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड शामिल है। बच्चों लैंथेनाइड एक्टेनाइड आपने सुना ही होगा, ठीक है, आप लोग पढ़े जानते भी होंगे इसके बारे में। लैंथेनाइड बच्चों जो होता है वो 4f ऑर्बिटल के मिश्रण से काम करता है। यानी ये बच्चों जो प्रश्न हमारा लिखा गया है वो 5 नंबर के हिसाब से लिखा गया है। अगर 2 नंबर में आता है तो आप लोग इतना बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बच्चों आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ये वाला पूछा जाता है ना विद्यार्थियों। संक्रमण तत्व क्या है, ठीक है, संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व किस लिए कहते हैं या क्यों कहा जाता है, ठीक है। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षक में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यानी जो हमने पढ़ा डी ब्लॉक के तत्व बच्चों वही क्या है, संक्रमण तत्व हैं, ठीक है। और जो हमने पढ़ा संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्व क्या अंतर है, तो बच्चों संक्रमण तत्व वही हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी कि जिन्हें डी कक्षकों में भरा जाता है या डी ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं बच्चों किसी एक और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे ये बताता जाऊं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग टीवी मोबाइल बिल्कुल भी ना देखिए, इंस्टाग्राम बिल्कुल भी ना यूज किए और यूट्यूब शॉर्ट बिल्कुल भी ना देखिए। ये समय बस आपकी पढ़ाई का है। ठंडी को आप लोग दूर भगाइए और बच्चों रजाई के अंदर बैठ के आगी जला के धूप, बच्चों अभी तो निकल नहीं रहे, जब धूप निकलने लगे तो आप लोग धूप में बैठ के सारा दिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लाइए। अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए, सबके साथ साथ बच्चों एनसीईआरटी वाले भैया का भी नाम रोशन करिए। तो ठीक विद्यार्थियों, बाय बाय।